हाय दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस फैमिली। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बैड बैंक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि बैड बैंक एक्चुअली होता क्या है, गवर्नमेंट ने इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया, साथ ही साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो बैंकिंग स्टॉक है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। साथ ही साथ हम इंडिया के एनपीएस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि वो एक सबसे बड़ा रीज़न था बैड बैंक को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो बैड बैंक को समझने से पहले हमें सबसे पहले बैंकिंग स्टॉक को समझना ज़रूरी है कि बैंकिंग एक्चुअली काम कैसे करता है। तो मान लेते हैं चार लोग हैं, ए और बी और सी। तो ए बी सी बैंक से वो चारों जन डिपॉजिट भरते हैं, जिसमें कोई सेविंग्स अकाउंट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट, कोई भी हो सकता है। और बैंक उसको एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट का वादा करती है, जो मान लेते हैं हम 5% इंटरेस्ट है। तो मान लेते हैं कि राजेश नाम का व्यक्ति यस बैंक में डिपॉजिट करता है अपने 100 रुपये, तो उसको 5 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि यस बैंक को 105 रुपीज़ रिटर्न देने पड़ेंगे। और इससे एकदम उल्टा वो कंपनीज़ को लोन देते हैं या इंडिविजुअल्स को हाउसिंग लोन दे सकते हैं, कॉरपोरेट लोन भी दे सकते हैं, या कोई व्हीकल लोन या एसेट लोन भी दे सकते हैं। और उसके लिए वो 10% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और बीच का जो 5% होता है उनको उसमें एक्सपेंस चलाना है और ख़ुद का प्रॉफिट भी निकालना है। तो इस तरह से कुछ बैंकिंग सेक्टर काम करता है। तो बैंक जिन जिन लोगों को लोन देती है, मान लेते हैं कोई कॉरपोरेट को लोन देती है या इंडिविजुअल्स को लोन देती है, मान लेते हैं गोल्ड लोन दे रही है कोई बैंक, तो गोल्ड लोन के बदले इनको की ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड बिस्किट को अपने पास डिपॉजिट की तरह रखती है, जिससे वो गारंटी कर पाए। और अगर वो इंडिविजुअल लोन नहीं चुका पाता तो बैंक उस गोल्ड को बेच देती है और अपना लोन रिकवर कर लेती है। तो मान लेते हैं किसी इंडिविजुअल, जो कि राजेश ने एक लोन लेकर रखा है। तो राजेश ने जो कि 10 लाख का लोन लेकर रखा है और उसने अपने 20 लाख की प्रॉपर्टी एक गारंटी की तरह बैंक में जमा की हुई है। बैंक को जब भी चाहे, अगर वो लोन नहीं दे पाता या लोन रिपे नहीं कर पाता, तो बैंक उस प्रॉपर्टी को बेच सकती है और अपना लोन रिकवर कर सकती है। इसका बैंक के पास पूरी तरह से अधिकार रहेगा। तो मान लेते हैं राजेश लोन नहीं चुका पाता और बैंक को प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। तो मान लेते हैं येस बैंक ने कोई प्रॉपर्टी लीलाव करने के लिए रखी है, सेल करने के लिए रखी है। अगर कोई बंदा खरीदने आता है उसे, तो उसे तो यही लगेगा कि ये बैंक अपनी प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, या उसने और ये समझ जाएगा कि कोई तो ऐसा है जिसने लोन रिपे नहीं किया। फिर बैंक की इमेज इससे ख़राब हो सकती है, कोई भी डिपॉजिट उसमें निकाल लेगा। तो जैसे डिपॉजिट निकलने लगेंगे, बैंक की प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो ये प्रॉब्लम ना बढ़े और बैंक की इमेज ख़राब ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने बैड बैंक को इंट्रोड्यूस किया। बैड बैंक का काम यही है कि जो बैड लोन्स है उसको खरीदना बैंक से और फिर जाकर उसे बेचना। तो बैड बैंक को सबसे पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। 1988 में यूएस बेस्ड बैंक बैलेंस बैंक ने सबसे पहले बैड बैंक को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन वो टाइम पे बैड बैंक इंट्रोड्यूस नहीं हो पाई, कुछ कारणों की वजह से फेल हो गया। और बाद में जाकर यूएस में इंट्रोड्यूस हो गया ये बैंक। यूएस में अभी भी बैड बैंक काफ़ी मौजूद है। यूएस के साथ यूके, जर्मनी, बाकी यूरोपियन देशों में भी बैड बैंक मौजूद है। साथ ही साथ जापान में भी बैड बैंक मौजूद है। तो बैड बैंक को सबसे पहले इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था ताकि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट को रीपे कर सके और बैंक के बैड लोन्स थोड़े कम हो सके। तो जैसा कि आप चार्ट पे यहाँ देख रहे हो कि ग्रॉस लोन के बजाय नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के रेशो में इंडिया का नंबर सबसे ज़्यादा है। इंडिया का परसेंटेज ऑलमोस्ट 6 के आसपास है, यानी कि इंडिया के कोई भी बैंक अगर 100 रुपये का लोन देती है तो उसमें से 6 रुपये रिकवर नहीं हो पाते, बाकी के 94 रुपये रिकवर हो जाते हैं। लेकिन वो 6 रुपये जो रिकवर नहीं हो पाते उसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि वो एसेट में बैंक को कोई भी कमाई नहीं हो रही है, कोई भी वो रिकवर नहीं हुआ। साथ ही साथ वो बैंक के ऊपर एक बोझ की तरह भी होता है, क्योंकि वही पैसा आगे डिपॉजिटर्स को वापस भी देना है इंटरेस्ट के साथ। तो बैड बैंक का काम यही है कि वो अपने बैड लोन्स को रिपे करे जो बैंक ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट की तरह तैयार करके रखे। तो मान लेते हैं एसबीआई ने कोई 1000 करोड़ का लोन लेके रखा था और वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ, और साथ ही साथ एसबीआई के पास एक गारंटी है 1000 करोड़ के लिए, लेकिन वो अगर एसबीआई बेचने जाए तो वो ठीक नहीं लगेगा। तो उसके लिए बैड बैंक को तैयार किया गया है। तो एसबीआई के पास एक सोल्यूशन ऐसा भी है कि वो अपने बैड लोन्स को एक बैड बैंक को ट्रांसफ़र कर दे, और बैड बैंक्स तभी के तभी उस अमाउंट का 15%
एसबीआई को रिटर्न कर देगी, यानी कि 150 करोड़। और बाकी की जो 850 करोड़ है, यानी कि 85%, वो पूरे एसेट्स बेचने के बाद बैड बैंक वो लोन भी रिटर्न कर देगी। और अगर बैड बैंक को कोई एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाती है तो बैड बैंक को खुद रख लेगी अपने प्रॉफिट की तरह। तो मान लेते हैं कि अगर 500 करोड़ ही रिकवर हो पाता है और बाकी के पैसे रिकवर नहीं हो पाते, तो जो पैसे रिकवर नहीं हुए उसे हम परमानेंट एनपीए मान सकते हैं। तो बजट के टाइम जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बैड बैंक के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, तो उसी टाइम बैंकिंग स्टॉक जैसे कि एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, वो अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंच गए। और बैंक निफ्टी में भी अपना लाइफ टाइम हाई तोड़ दिया और काफ़ी बड़ा उछाल दिखाई दिया। और इसी के कारण निफ्टी भी थोड़ा ऊपर आ गया, काफ़ी स्टॉक ऊपर आ गए। और बजट के दिन जैसा कि ये जानते हो कि मार्केट में भी काफ़ी बड़ी बुल मार्केट हो गई थी। तो बैड बैंक का काम ये है कि 2 लाख के असेट्स जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो बैंक से खरीदने हैं और उसके बदले 30,000 करोड़ रिटर्न देना है। और 30,000 करोड़ से हम 2 लाख के एसेट कैसे खरीदेंगे? तो इसका मतलब है कि 15% अमाउंट पहले रिपे करना है और बाकी की जो अमाउंट है वो एसेट बेचने के बाद रिकवर करना है। तो बैड बैंक एक्चुअली दो कंपनीज से बना हुआ है, NARCL और IRDACL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। IDRCL का मतलब है इंडिया डेब्ट रिकंसोलिडेशन कंपनी लिमिटेड। मार्च 2021 के एंड तक इंडिया के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, यानी कि इंडिया के बैंक्स ने जो लोन दे के रखे थे और जो लोन लेकर रिकवर नहीं हो पाए, उसकी टोटल वैल्यू थी 8,34,000 करोड़ के आसपास। और रघुराम राजन जी जो कि गवर्नर है RBI के, वो कह चुके हैं कि कोविड के टाइम जो लोगों ने बिजनेस बंद किए हुए थे उनके काफ़ी सारे लोन आउटस्टैंडिंग है, यानी कि वो लोन पे नहीं कर चुके हैं। तो जैसे ही उनके भी लोन कैलकुलेट होंगे और ये एनपीए का नंबर आपको और बड़ा होता दिखाई दे सकता है, वैसे टाइम पर बैंकिंग स्टॉक के ऊपर थोड़ा दबाव भी आ सकता है। लेकिन वो टाइम में हम पहले ही बोल चुके हैं कि बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में अंडर परफॉर्म कर सकती है। अंडर परफॉर्मेंस का मतलब है निफ्टी से अंडर परफॉर्मेंस, यानी कि निफ्टी जितना ऊपर जाएगी बैंक निफ्टी के रिटर्न्स आपको थोड़े से कम नजर आएंगे निफ्टी के कंपैरिजन में। अगर आप लो से काउंट करोगे तो बैंकिंग स्टॉक आपको ऊपर नज़र आएंगे काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अगर आप निफ्टी से कंपैरिजन करोगे तो बैंकिंग स्टॉक आपको ज़्यादा ऊपर नहीं नज़र आएंगे। निफ्टी के मुकाबले या इंफ्रास्ट्रक्चर मेटल के मुकाबले बैंकिंग में आने वाले रिटर्न्स थोड़े से कम होंगे। फाइनेंशियल्स के बारे में ठीक से नहीं कह सकते, लेकिन एनबीएफसी के बारे में एक चीज़ कंफर्म है कि ये भी अंडर परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले टाइम में। फाइनेंशियल्स में इसलिए कन्फ्यूजन है कि फाइनेंशियल्स में बाकी सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड है, जैसे कि एनबीएफसीज, एएमसी कंपनीज, ब्रोकिंग कंपनीज, बाकी सारी चीज़ें, या कोई क्रेडिट एक्सेस या कोई या ऐसी कंपनी जो स्पेसिफिक एक ही चीज़ों में लोन देती है और उस सेक्टर में कोई खास फर्क नहीं पड़ा कोविड के कारण। तो फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ा सा कहना मुश्किल है, उनमें से थोड़ा मिक्सअप भी है। तो बैंकिंग सेक्टर के बारे में कंफर्म है कि वो अंडर परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो बैड बैंक बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट पब्लिक सेक्टर बैंक को ही होने वाला है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे ज़्यादा एनपीए है। जैसा कि यहाँ पर एक ग्राफ में देख पा रहे हो, पब्लिक सेक्टर बैंक के 9.5% के आसपास एनपीए है, प्राइवेट सेक्टर बैंक के 4.7%, और जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं उनके एनपीए सिर्फ 7.5% है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो चार्ट में, यूएस का एनपीए ऑलमोस्ट 0.9% है, यूके का एनपीए 1.1%, जर्मनी 1.2%, चाइना 1.8%। सारे देशों में एनपीए काफ़ी कम है। उसके मुकाबले इंडिया में एनपीए 9.5% है, यानी कि इंडियन बैंक्स अगर 100 रुपये का लोन देते हैं तो उसमें से 9.5% रिकवर नहीं हो पाते। और रशिया का एनपीए सबसे ज़्यादा है 10.2%, यानी कि रशिया का बैंक जो भी लोन देता है 100 रुपये का, उसमें से 10 रुपये रिकवर नहीं हो पाते, सिर्फ 90 रुपीज़ रिकवर हो पाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कौन से इंडस्ट्री में कितने एनपीएज है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 9.10% एनपीए है, इंडस्ट्री में टोटल 11% है, सर्विसेज में 7.5%, और पर्सनल लोन में 2.1% एनपी है। पर्सनल लोन में सबसे कम एनपी होने का रीज़न है क्योंकि पर्सनल लोन जो भी लिए जाते हैं ऑलमोस्ट वो गाड़ी के लिए होता है, या घर के लिए, या कोई मैरिज के लिए, या कोई एसेट खरीदना है, जैसे आईफोन खरीदना है, बाइक खरीदना है, तो उसके लिए जो लोन लिए जाते हैं काफ़ी छोटे होते हैं और वो रीपे हो जाते हैं जल्दी। आप जैसी कंपनी जानते हो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, वो ज़्यादातर पर्सनल लोन्स या छोटे लोन्स के ऊपर काम करता है और जिसके रिकवर भी हो जाते हैं काफ़ी जल्दी।
तो आप जानते हो कि वो दोनों स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मल्टीबैगर बन चुके हैं। तो ये भी एक की फैक्टर है कि आपको वही फाइनेंशियल सर्विसेज में वो कंपनी ढूंढनी है जो पर्सनल लोन में एक्सपोजर सबसे ज़्यादा रखती हो, एग्रीकल्चर लोन्स में थोड़ा कम रखे और इंडस्ट्री में थोड़ा कम रखे। एग्रीकल्चर लोन में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर प्राइवेट सेक्टर की वजह पब्लिक सेक्टर बैंक का ज़्यादा है, जैसे कि एसबीआई और बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक। इसका कारण ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑलमोस्ट रूरल एरिया में पहुंच चुके हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक अभी तक वहां पर पहुंच नहीं पाए। वहाँ पर जो भी एनपीएस होते हैं उसमें हमेशा प्राइवेट सेक्टर की बजाय पब्लिक सेक्टर को ही भुगतना पड़ता है। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला रहेगा या नई चीज़ जाने रहोगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी अपना इन्फॉर्मेटिव नॉलेज फ्री में मिल सके। और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो एमटी कोर्स हम लाने वाले हैं, मास्टर ट्रेडर विद फाइनेंस फैमिली, वो आपको फ्री में मिल सके। थैंक यू।